साहब, एक पूरी दी पूरी नहर प्रकाश सिंह बादल होरां दे खेतां जाके खत्म हो जाती है। वो मोटर नहीं चलाते, सानू मोटर चलाउणियां पै रहीआं। असीं थल्लों धरती चों 1 किलो चावल पैदा करने वास्ते, 1 किलो चौल पैदा करने वास्ते 3800 लीटर पानी लगता जी। असीं धरती चों चांदी कढ़ रहे, चांदी ते चौल जिहड़े ने वो उगा रहे हैं। बिल्कुल तुहाडी सही गल है। जिन्नी हरी के पत्तन तो लीकेज है पाकिस्तान नूं, पानी की लीकेज जिन्ना उन्हां दा बनदा है एग्रीमेंट मुताबक वो जाता है, वो तो वध जाता है। जो लीकेज रुक जे तो पंजाब का कोई इहो जिहा जिला या पिंड नहीं होगा जिथे सिंचाई करने वास्ते फसलों नूं मोटर चलाउणी पै जे, मोटर चलाउणी पै जे। सो पानी का लैवल जिहड़ा बचाउणा है ते झोने चों भी कड्ढणा है। साडी धरती इन्नी उपजाऊ है, बाजरा बीज लीए, मक्की बीज लीए, सूरजमुखी बीज लांगे, दालां, आलू, टमाटर जो मर्जी बीज लो, पर मंडीकरण नहीं हैगा उन्हां दा। बेचांगे कित्थे उन्हां नूं? वो मंडीकरण देवांगे, तुहानूं MSP देवांगे ताकि झोने चों निकल के आपां पानी भी बचाईए ते नाले अपना स्प्रेआं स्प्रूआं जिहड़ियां हुंदियां उन्हां तों भी खड़ा छुटे। और गुरु नानक साहब ने कहा, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन होगी हवा, पवन नूं गुरु का दर्जा, पवन गुरु पानी पिता, पानी नूं पिता का दर्जा ते माता नूं धरती का दर्जा। असीं तिन्नों दर्जे कायम नहीं रख सके। ये गुरुआं दी बाणी च लिखा जिहड़ा गुरु नानक साहब ने, उन्होंने बराबर वो दर्जे पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, इतने दर्जे आपां तिन्ने कायम करने दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बुला लो, आजो आजो। हाँ जी, आउण दो। गगन कहावर जी मानयोग मुख मंत्री दिल्ली जी नूं श्री गुरु रविदास महाराज जी का चैन भेंट कर रहे हैं। और बहुत बहुत बड़ी सोच, गगन कहावर जी बड़ी सोच के मालक, साडे दिल्ली के मुख्यमंत्री गुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडी बड़ी सोच, तुसी जिहड़ा गुरुआं दे पदां दे चल के जिहड़ा है पहरा दे रहे हो। और मैं यही सवाल एक पूछना चाहती हाँ कि जो साडे यूथ के मतलब कि बच्चे है आईलैट्स करके बाहर जा रहे हैं, मैं उन्होंने यही कहना पूछना चाहती हाँ कि पंजाब तुसीं इधर कुछ बना सकते, सानूं जिहड़ी आईलैट्स करके बाहर ना जाना पवे, सानूं पंजाब सारे कुछ इधर दी सहूलतां मिल जाण बस। बहुत सोहना सवाल है भैन जी। यूथ साडा जिहड़ा आईलैट्स करके जहाज़ां दे जहाज़ भर के आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनेडा ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ हैं। मापे भी कहते हैं पुत +2 कर ला, उस तो बाद 6 बैंड 7 बैंड लैके चला जा इत्थों, इत्थे रहन वाली जगह नहीं हैगी हुण। ये जे तू इत्थे रहा तो तू भैड़ी संगत का शिकार हो जाएगा, नशा च पै जाएगा करके। मतलब ये बहुत ही साडे लई शर्मनाक गल है कि श्री गुरु नानक देव जी की धरती, शहीद आज़म भगत सिंह होरां दी धरती, उन्होंने असीं रहन जोगी जगह नहीं अज मन रहे। ये लोगों का कोई कसूर नहीं, उन्होंने लीडर ने जिन्होंने माहौल पैदा करता। यूथ क्यों जाता है? यूथ जाता है कि सानू इत्थे कुछ लभदा नहीं, कि एक बार इत्थों निकल जाइए, अगे जाके असीं कोई रोज़गार कर लांगे। शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव वर्गे हज़ारां योधिया ने अपनी जान की बाजी लाई, फांसियां ते चढ़े। काहदे वास्ते जी? अंग्रेज़ां नूं इस मुल्क चों कड्ढण वास्ते। अज असीं मां दियां वालियां बेच के, प्यो की जमीन बेच के 30-30 40-40 लाख चक्की फिरदे हैं जी एजेंटां कोले। काहदे वास्ते जी? अंग्रेज़ां कोले पहुँचण वास्ते। जे इन्नी चंगे सी फिर उन्होंने ही रख लेंदे, फिर शहीद आज़म भगत सिंह होर भी 90-90 साल की 95 साल की उम्र भोग लेंदे। वो क्यों हीरे गवा ले फिर असां? सो असीं पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउणा है। सानूं लंडन, पैरिस, कैलीफोर्निया की लोड़ नहीं। साडा पंजाब मोड़ दो सानू वापस। यूथ नूं इत्थे ही काम मिल जे, उन्होंने डिग्री मुताबक उन्होंने इत्थे ही तनख्वाह मिल जे। एक बंदा नहीं होगा जिहड़ा उधर जाऊगा, बल्कि उधरलियां नूं भी कहांगे कि आ जाओ आपां अपना घर ठीक कर लीए। हुण सरकार जिहड़ी है अपनी बन गई, लोकां दी आपदी सरकार बन गई, किसी राजे राणे दी नहीं हैगी। पंजाब ठीक करांगे जी। तुसीं यूथ दियां समस्यावां बारे पुछया, किसानां दियां समस्यावां बारे पुछया, आड़तियां दियां समस्यावां बारे पुछया, व्यापारियां दियां समस्यावां। यही साडी प्रायोरिटी है।
ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਬਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਜੂਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਵੜਕ ਮਾਰੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੂਹਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਈਓ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ 40-40 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਰੀ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਲੰਡਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਮਪੀ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਪੀਏਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਸੋ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਗਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਕੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਲੋਰ ਵਾਲਿਓ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਆ ਲਾਈਟ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜਵਾਕ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲੂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਆਇਓ, ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੱਲਾ ਦਲੀਆ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ। 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 18-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਧੀਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 10-11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲੇ, ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਉਹਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਆਹ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ 2500 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊ ਗਰੀਬ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ BPL ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪ ਗਏ ਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਉਹਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, 2 ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਹੋਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਸਭ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਵਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਹਾਂਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੋਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਹੈਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਓ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।
आज यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। फिलौर हलके से हम लोगों ने प्रिंसिपल प्रेम कुमार जी को टिकट दी है। एक आम आदमी है, नेता नहीं है, इनको राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी राजनीति करनी नहीं आती। जब इनका नाम हमारी कमेटी में आया तो इस पे चर्चा होने लगी कि जी प्रिंसिपल प्रेम कुमार जी बड़े कट्टर ईमानदार आदमी है कि नहीं है? कट्टर ईमानदार आदमी है, इज्जत बहुत है लोगों में, सारे हलके के लोग इनको जानते हैं, आम आदमी पार्टी के पुराने वॉलंटियर हैं। लेकिन किसी ने कहा जी पैसे नहीं है उनके पास चुनाव लड़ने को। तो मैंने उनको कहा कि जब हम पहला चुनाव लड़े थे मेरे पास भी पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने को। अगर जनता साथ देगी तो अपने आप जीत जाएंगे। साथ दोगे कि नहीं दोगे? हमने पूरे पंजाब में चुन चुन के अच्छे ईमानदार लोगों को टिकट दी है ताकि ईमानदार सरकार बने। ये हमारे सरदार भगवंत मान जी हैं, इनके पास भी पैसे नहीं है, ये भी कट्टर ईमानदार आदमी है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताओ जरा। एक तरफ बादल हैं, बादलों का पूरा परिवार है, एक तरफ चन्नी साहब हैं, एक तरफ ये सारे नेता हैं और एक तरफ सरदार भगवंत मान है। सरदार भगवंत मान पिछले 7 साल से एमपी हैं, लोकसभा में जाते हैं। सुने आपने इनके भाषण? देखे यूट्यूब पे, है ना? अच्छा बोलते हैं ना, शानदार बोलते हैं। लोकसभा में भाषण देते हैं। पंजाब में अगर एक कोई आदमी एमएलए बन जाए तो 5 साल में अपनी 3-4 कोठियां तो बनवा ही लेता है, 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आई जाती हैं। ये 7 साल से एमपी हैं, अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। मेरे को लगता है आज पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सर, पंजाब को आज सबसे बड़ी जरूरत है, पंजाब को एक कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे नशा बेचने के आरोप हैं, एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे रेता बेचने के आरोप हैं, और एक तरफ ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदार है। एक पैसा एक नई चवन्नी इन्होंने किसी से नहीं लिया आज तक। दोस्तों, हमने मैंने और मान साहब ने दोनों ने बैठ के कई घंटों बात की है। हम लोगों ने कई घंटे कि पंजाब को कैसे बदलना है, पंजाब की खेती कैसे बदलनी है। कई किसानों से बैठ के हमने बात की, खेती कैसे बदलनी है, पंजाब की इंडस्ट्री कैसे वापस लेके आनी है। सारी इंडस्ट्री इन्होंने बाहर भेज दी। पंजाब के बच्चों को रोजगार कैसे देना है, एक लड़की ने खड़े होकर पूछा था। पंजाब के बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं और जो बच गए वो सारे नशा कर रहे हैं। पंजाब से नशा कैसे खत्म करना है, बेअदबी कैसे रोकनी है, बेअदबी करने वालों को सजा कैसे देखनी है। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, पंजाब में शिक्षा कैसे ठीक करनी है। जैसे दिल्ली में ठीक की है ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब में अस्पताल कैसे ठीक करने हैं, जैसे दिल्ली में अस्पताल ठीक किया ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे।
पंजाब की सड़कें कैसे ठीक करनी है, बिजली के बिल, कितने बिजली के बिल आते हैं आपके, कितनी महंगी है बिजली। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। पंजाब में भी अब फ्री में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। ये पूरा प्लान हम लोगों ने कई कई घंटे बैठ के बनाया है, लेकिन ये सारा प्लान तभी सफल होगा जब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आएगी, कट्टर ईमानदार सरकार आएगी। इन लोगों ने 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 19 साल बादल परिवार की सरकार रही। इन दोनों ने, कांग्रेस ने और अकाली दल ने मिलके पंजाब को लूट लिया। इनकी सरकार आती है, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, उनकी सरकार आती है, ये इनके खिलाफ को, दोनों लूटते हैं। आज पंजाब को एक ही जरूरत है कि कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। चन्नी साहब पे आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब रेता चोरी करते हैं। उनके घर पे ईडी की रेड हुई, उनके रिश्तेदारों के घर पे बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली। देखिए आप लोगों ने, बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली उनके घर पे। 111 दिन मिले थे उनको, 111 दिन में भी उन्होंने कमाल कर दिया। 111 दिन भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या पंजाब के स्कूल अच्छे हो सकते हैं? अगर रेता चोरों की सरकार बनेगी तो क्या बिजली मिल सकती है? अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या आपका पंजाब को भविष्य मिल सकता है, आपके बच्चों को भविष्य मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज आपको कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल प्रेम कुमार जैसे एमएलए चाहिए और सरदार भगवंत मान जैसे सीएम चाहिए। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा फैन हूं, फैन नहीं हूं, भक्त हूं उनका। मैं पूजा करता हूं उनकी। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था महात्मा गांधी के लिए कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा इंसान पृथ्वी पे पैदा हुआ था। यह बात मैं बाबा साहब अंबेडकर के लिए बोलना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा इंसान इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ था। अभी एक शख्स आए थे यहां पे, मैंने 3 दिन पहले दिल्ली में 26 जनवरी पे ऐलान किया है कि बाबा साहब अंबेडकर अब दिल्ली के किसी भी दफ्तर में, दिल्ली सरकार के किसी भी दफ्तर में, किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस में दिल्ली के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, बाबा साहब अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की फोटो लगेगी, शहीद आजम भगत सिंह की। वो शख्स चाह रहे थे कि पंजाब में अगर हमारी सरकार बनती है तो पंजाब में भी ऐसे होना चाहिए, पंजाब में भी ऐसे होगा। और 1-2 दिन के बाद मैं और सरदार भगवंत मान इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे इसको। बाबा साहब अंबेडकर ने, एक छोटे से परिवार से आते हैं बाबा साहब अंबेडकर, बहुत गरीब परिवार से। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने 2-2 पीएचडी की डिग्री ली विदेशों से। उन्होंने अमेरिका से और इंग्लैंड से 2 विदेशों से पीएचडी की डिग्री ली। अपनी जिंदगी में उन्होंने सबसे बड़ी तवज्जो पढ़ाई को दी। उन्होंने कहा कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। उनका सपना था कि ऐसा देश होना चाहिए आजादी के बाद जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आज 70 साल के बाद बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। और दिल्ली में हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, इस बार वोट डालने जाओ तो बाबा साहब की तस्वीर अपने सामने रख लेना और यह सोचना कि आज अगर बाबा साहब जिंदा होते
तो वो किसको वोट देते? एक तरफ रेता चोर है, एक तरफ नशा बेचने वाले हैं, और एक तरफ कट्टर ईमानदार भगवंत मान है। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? नशा बेचने वालों को वोट देते, रेता चोरों को वोट देते, कि ईमानदार भगवंत मान को वोट देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसको वोट देते बाबा साहब अंबेडकर? वही करना जो बाबा साहब अंबेडकर करते। सोचना, जिस दिन वोट डालने के लिए जाओ उनकी तस्वीर अपनी आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके उनकी तस्वीर अपने सामने लेके आना और सोचना कि बाबा साहब अंबेडकर अगर जिंदा होते तो क्या करते। दोस्तों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। आज तक अपने पास विकल्प नहीं था। वोट डालने जाते थे, एक बार कांग्रेस को दे आते थे, 5 साल कांग्रेस वाले लूटते थे, अगली बार गुस्से में आके अकाली दल को वोट दे देते थे, फिर 5 साल अकाली दल वाले लूटते थे, फिर अगली बार गुस्से में आके कांग्रेस को। हमारे पंजाब का तो भविष्य आज तक कभी नहीं बना। इस बार वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से, रब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक ईमानदार पार्टी आई है। हम लोगों ने दिल्ली में खूब अच्छा काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया था। पंजाब के लोगों से अपील है, आपने 26 साल कांग्रेस को दे दिए, 19 साल आप लोगों ने अकाल बादल परिवार को दे दिए, 5 साल, बस 5 साल मांग रहे हैं आपसे। 5 साल केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को देके देखो, पंजाब को खुशहाल कर देंगे।